हेलो दोस्तों, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेटेस्ट डेटा के साथ दोस्तों। तो सबसे पहले क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, फंड के बारे में, पोर्टफोलियो अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, रिटर्न किस तरीके का रहा है, रिस्क किस तरीके से मैनेज किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फंड से जुड़ा हुआ और बैलेंस्ड एडवांटेज और जो डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले ये डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपको एक मिक्स मिलेगा, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज, ये तीनों का आपको मिक्स मिलने वाला है। चूंकि इक्विटी टैक्सेशन है तो इक्विटी पोर्शन 65% से ज्यादा रखना है। लेकिन फंड मैनेजर को कभी लग सकता है कि नहीं, कि मेरे पोर्टफोलियो में 65 तो मैं नहीं रख सकता इक्विटी, मैं 40 रखूंगा, तो बाकी का जो 25% वो कहां से रखेंगे, वो आर्बिट्राज पोजीशन ले लेंगे। तो उस तरीके से इक्विटी का एडजस्टमेंट होता है और बाकी का डेट पार्ट रहता है। ठीक है, अब इस फंड का क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ओके, अब अलॉटमेंट क्या कब हुआ है, अगस्त एंड 2021, तो 3.5 ईयर से ज्यादा का डेटा हमारे पास में है। ठीक है, और अभी वो कितना एयूएम मैनेज कर रहा है, ये जनवरी एंड का लेटेस्ट 33,305 करोड़। तो कुछ बड़े फंड्स में एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आता है दोस्तों। फंड के साथ जो बड़ा नाम जो जुड़ा हुआ है वो है मिस्टर दिनेश बालचंद्रन, एक्सपीरियंस नाम है, एसबीआई म्यूचुअल फंड में सीनियर फंड मैनेजर आप ऐसा मान सकते हैं, इक्विटी पोर्शन वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद मिस्टर अनूप है, फिर मिस मानसी, मिस्टर राजीव, मिस्टर प्रदीप। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम एसबीआई की तरफ से हमको देखने को मिल रही है जो इस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को मैनेज कर रही है। अब देखिए पोर्टफोलियो लेटेस्ट किस तरीके का है, और यहां पर एक डिफरेंस पिछले कुछ महीनों से अभी हमको देखने को मिला है। जैसे इक्विटी, जो प्योर इक्विटी पोर्शन है वो 42% देखने को मिला है, जो कि अगर आप रिसेंट पास्ट में देखेंगे और हमने जब देखा जो बिल्कुल बुल रन चल रहा था मार्केट में, खासकर 2024 का टिल अक्टूबर तक तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन ये फंड उस समय में बहुत डिफेंसिव था। जनरली 28, 30, 32, 33% के आसपास में जो इक्विटी पोर्शन था वो हमको देखने को मिल रहा था, मतलब 30 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन जनवरी एंड का जब नया फैक्टशीट आया तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि मार्केट गिरी है। आपने देखा है कि किस तरीके से दिसंबर जनवरी थोड़ा सा टफ रहा है मार्केट के लिए। फंड मैनेजर अब इक्विटी पोर्शन को और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और चूंकि वो 65% से ज्यादा रखना है, आर्बिट्राज पोजीशन 24% से थोड़ा ज्यादा है, और बाकी का जो पोर्शन है वो डेट का पोर्शन है, जहां पर गवर्नमेंट, सॉवरेन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा यहां पर आ गए दोस्तों। लेटेस्ट एनएवी क्या है, ये फरवरी 12 का डेटा है, 14.93 का एनएवी है। और फंड का बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। मतलब देखिए फंड किसके साथ कंपीट कर रहा है, इस इंडेक्स के साथ। तो अगर हम कहें कि XYZ फ्लेक्सी कैप फंड का तो 5 साल का रिटर्न ज्यादा है, बैलेंस एडवांटेज फंड का क्यों कम है, या फिर उल्टा कि कोई XYZ फंड का रिटर्न कम है इसका ज्यादा है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमको कंपेयर के साथ करना है, इसी के साथ ही करना है, क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है, इसमें डेट है। डेट मतलब आप स्टेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, फिर सॉवरेन सिक्योरिटीज होती है, उसमें आप स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, AAA बॉन्ड्स है, वहां वो आपको 15%, 20% रिटर्न देने के लिए नहीं है, वहां 5, 6, 7, 8% जो भी रहेगा बॉन्ड्स, उस हिसाब से रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर डेट पोर्शन है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 4.99 ईयर्स। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, और हुआ भी है, तो उस केस में ये अच्छा है। ठीक है, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, अगर मान लीजिए जो बॉन्ड है उनको लास्ट तक उन्होंने होल्ड किया तो 7.44% का YTM है, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब बॉन्ड से आपको इसके आसपास ही एक्सपेक्टेशन रखना है, बॉन्ड आपको 15% या 18% का एक्सपेक्टेशन नहीं देंगे। ठीक है, आर्बिट्राज पोजीशन जो आप देख सकते हैं 24-25% के आसपास, वहां भी कुछ इस तरीके का ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, इक्विटी ही यहां पर वोलेटाइल है। इक्विटी आपको जैसे 2022-23 में बहुत ही अच्छा रिटर्न, और 25 में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस, तो वो आपको इक्विटी में ही मिलेगा। अब फंड मैनेजर का स्किल का ऊपर है कि किस तरीके से वो इक्विटी और डेट को मैनेज करते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो कोर जो इक्विटी पोर्शन है उसको वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब किस तरीके से है, अब देखिए ये है प्योर इक्विटी। अभी आप जैसे देखेंगे HDFC बैंक पोर्टफोलियो में 4.94% है, लेकिन ये डेरिवेटिव पोजीशन भी है, तो नेट 3.44 है। तो कौन कौन सी कंपनियां थोड़े हाई वेटेज में है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल, गेल, एक्सिस बैंक, HCL टेक। अब देखिए यहां पर डेरिवेटिव पोजीशन नहीं है, प्योर इक्विटी 2% से ज्यादा लेके रखा है। ठीक है, फिर लार्सन एंड टूब्रो, ऐसे में 2.15 है लेकिन डेरिवेटिव पोजीशन है, तो नेट 0.96 हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन 0.01 है। ठीक है, अच्छा फिर ज्यादा वेट किसको है, टेक महिंद्रा को ज्यादा वेट है, टाटा स्टील को यहां ज्यादा वेट है। उसके अलावा 1% से ज्यादा वेट टोरेंट पावर, CESC, अशोक लेलैंड, बायोकॉन जैसी कंपनियों में जो फंड मैनेजर से उन्होंने दिया है। तो ये सब कुछ कोर कंपनियां हैं इक्विटी पार्ट में। ठीक है, और 42% यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पोर्टफोलियो किस तरीके से रिटर्न को इंपैक्ट करता है वही देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो लिमिटेड डेटा है, 3.5 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है,
हम 1 ईयर का, अगेन ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, फरवरी में अलग, मार्च में अलग, हर महीने अलग अलग डेटा आते रहेंगे, बट फिलहाल क्या कहता है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे ये है बेंचमार्क, 1 ईयर रिटर्न है 9.33, फंड का है 9.9, फंड बीट कर रहा है, यस कर रहा है। 3 ईयर बेंचमार्क 9.48, फंड का है 12.69, बीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इंसेप्शन से बीट कर रहा है और बिल्कुल कर रहा है। मुझे जो सरप्राइजिंग चीज लगी, क्योंकि ये देखिए ये डेट और इक्विटी का मिक्स फंड है और यहां पर एडिशनल बेंचमार्क है। अगेन एडिशनल बेंचमार्क के साथ बहुत हमको फोकस नहीं करना है, फिर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूं। बीएसई सेंसेक्स है, 100% इक्विटी है। सिंस इंसेप्शन फंड का रिटर्न 11.63 है और जो बीएसई सेंसेक्स है 10.39 है। मतलब अगस्त से अगर आपने बीएसई सेंसेक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, उससे ज्यादा रिटर्न इस फंड ने दिया है विथ मोर डेट पोर्शन, आर्बिट्राज पोर्शन और लोअर वोलेटिलिटी। जो कि ये क्यों हुआ है, मार्केट फॉल हुई है इसके लिए। अब बुल मार्केट होती और खासकर 2023-24 में हमको देखने को मिला है बुल मार्केट था, तो शायद ये फंड का अलग अलग आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता, तब ये स्ट्रगल कर रहा होता है फंड। अगर आप नवंबर के महीने में देख रहे होते तो जो सेंसेक्स का रिटर्न है थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा होता। लेकिन पॉइंट क्या है, जब ये मार्केट नीचे हुई है तो फंड ने एक अच्छा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को दिया है। और वही चीज एक और डेटा से पता चलेगी, ये वैल्यू रिसर्च से डेटा मैंने लिया है, ये एसबीआई बैलेंस एडवांटेज का स्टैंडर्ड डिविएशन 6.12। अगर आप किसी मिड कैप फंड, अगेन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, इसका डबल से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहां स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, वोलेटिलिटी कम है। जो हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन और वैल्यू रिसर्च का जो डायनामिक एसेट एलोकेशन, उनका जो है आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे थोड़ा ज्यादा है। मतलब फंड का वोलेटिलिटी कम है, शार्प रेशियो ज्यादा है, मतलब कम वोलेटिलिटी में ज्यादा रिटर्न, एक्स्ट्रा यहां पर इनफैक्ट अल्फा भी क्रिएट किया हुआ है, जो कि इस फंड को इस तरीके का आप सोच सकते हैं कि एक्सपीरियंस की, मान लीजिए कोई डिफेंसिव प्लेयर है क्रिकेट में, लेकिन फिर भी वो T20 जैसे गेम में भी वो अच्छा खासा चौका छक्का मार दे रहा है, लेकिन वो है डिफेंसिव प्लेयर, लेकिन फिर भी आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि ये चौका छक्का भी मारेगा और डिफेंड भी करके रखेगा। तो उस तरीके का ये फंड हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर वो बड़े इंडेक्स को भी बीट कर रहा है और यहां पर शार्प रेशियो या स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चला रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए क्या की पॉइंट्स हैं फंड के बारे में। डाउनसाइड प्रोटेक्शन में फोकस है, जो कि पिछले 2-3 महीने में मार्केट नीचे गिरी है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है। कंजर्वेटिव अप्रोच है और रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा, क्योंकि देखिए अगर किसी भी फंड का बहुत 30-32% ही इक्विटी रहा है, अब तो अभी जस्ट रिसेंट में 40-42% हुआ है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है इक्विटी पर, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे जो फंड मैनेजर्स हैं, फंड टीम जो है। ठीक है, अब पुअर मार्केट सिचुएशन जैसा अभी चल रहा है, साइडवेज मार्केट या फिर डाउन मार्केट जैसा अभी फिलहाल जनवरी फरवरी में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ऐसी सिचुएशन में एक स्टेबल एक्सपीरियंस फंड के द्वारा जो स्ट्रेटेजी दो समझ में आ रही है उससे मिल सकता है। लेकिन बुल मार्केट होती है, ठीक है, तो उस टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि फंड मैनेजर का क्या अप्रोच चेंज होता है, क्योंकि बुल मार्केट में रिटर्न्स प्योर इक्विटी फंड ज्यादा दे सकते हैं, बट अभी जो भी लिमिटेड डेटा है उससे उतना तो पता चल रहा है कि बुल मार्केट में भी प्योर इक्विटी एटलीस्ट जो बीएसई सेंसेक्स के बराबर या उसके आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट स्टिल प्योर बुल मार्केट रहेगी जब मे बी मिड कैप स्मॉल कैप दौड़ रहे होंगे, तब शायद ये फंड उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाए। और देखिए करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों अलग है, एक चीता है तो एक अगेन हाथी है, दोनों अलग अलग है। तो इसकी जो जगह जो है आपके पोर्टफोलियो में कहां रह सकती है, आपके गोल के हिसाब से, आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से, टुवर्ड्स कंजर्वेटिव और मॉडरेट साइड में। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका पोर्टफोलियो हाई रिस्क है, 80% मिड कैप स्मॉल कैप ही है, अभी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन एक बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके, अब मैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज की बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस एडवांटेज एज ए कैटेगरी, डायनामिक एसेट एलोकेशन एज ए कैटेगरी की बात कर रहा हूं। वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस, स्टेबल एक्सपीरियंस टाइप मिल सकता है। नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखा होगा अरे 2022-23 में मेरे फ्रेंड ने 20-50% कितना कमा लिया है, मैं देखो जैसे ही मार्केट में आया नेगेटिव रिटर्न मुझे देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा आपको एंट्री पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी से थोड़ा घबराहट होती है, जो कि अभी के मार्केट में बहुत लोग को हो रही है, तो फिर उस केस में कम वोलेटिलिटी वाला अगर कोई पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स को देख सकते हैं। और यूनिक चीज क्या होती है बैलेंस एडवांटेज फंड की, लगभग हर फंड हाउस की अलग अलग स्ट्रेटेजी या फिलॉसफी होती है। जैसे एसबीआई बैलेंस एडवांटेज का समझ में ही आ रहा है कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, 30-32% या अभी 40-42% इक्विटी है, मार्केट गिरी है तो उन्होंने इक्विटी पोर्शन बढ़ा दिया है। बहुत सारे जो दूसरे बैलेंस एडवांटेज फंड में देखता हूं उनका 50-60%, जैसे कोटक का 50% के आसपास, अभी नहीं कुछ महीनों पहले इक्विटी पोर्शन था, एचडीएफसी का भी अगर आप देखेंगे उसी रेंज में ही रहता है। तो अलग अलग
थॉट प्रोसेस, फिलोसॉफी देखने को मिलती है। तो आपके हिसाब से कौन सा बैलेंस एडवांटेज फंड है वो फिर आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा। जहां तक इस फंड की बात है, थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस है, लेकिन अभी वो फंड थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है क्योंकि उन्होंने इक्विटी पोर्शन को थोड़ा बढ़ाया है। अब चूंकि 3.5 साल का ही एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट 1.5 ईयर में किस तरीके का एक्सपीरियंस ये फंड प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल एक स्टेबल एक्सपीरियंस उन्होंने प्रोवाइड किया है और अपने बेंचमार्क को बीट किया है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों, हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं दोस्तों। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल में मैंने काम किया है। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं आपके गोल्स को लेकर दोस्तों। पास्ट में और अभी भी मैंने बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को गाइड किया हुआ है और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए गोल बेस्ड स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान कैसे बन सके उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। गोल क्या हो सकता है? रिटायरमेंट इनकम, वेल्थ क्रिएशन, शॉर्ट टर्म में घर खरीदना है 3 साल के बाद या 1 साल के बाद कार खरीदनी है, तो इन ए प्लान्ड मैनर किस तरीके से आप उन गोल्स को अप्रोच कर सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड्स पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, आपके एसेट एलोकेशन पर हम फोकस कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, एसेट एलोकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप गोल्स को लेकर सीरियस हैं, अपने म्यूचुअल फंड को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हम लोग एक कंसल्टेशन कॉल को प्लान कर सकते हैं दोस्तों। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक को दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।